बनारस से इलाहाबाद हाईवे जाने वाले हाईवे के बीच एक कच्ची सड़क भैरोपुर गांव जाती थी। वो गांव बहुत हरा भरा और शांति प्रिय था। उस गांव में मनोहर लाल का एक परिवार रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा अनिरुद्ध और उसकी बीवी ममता रहते थे। मनोहर के पास 50 एकड़ की खेती थी और उनका बहुत बड़ा घर भी था, लेकिन परिवार बहुत छोटा था। एक दिन मनोहर ने अनिरुद्ध से कहा, बेटा, हमारा इतना बड़ा घर है, लेकिन इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी कर दूं। घर में एक बहू आ जाएगी, बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, जिससे हमारा घर गूंज उठेगा। ये फैसला आपने बिल्कुल सही किया। अब अनिरुद्ध शादी के लायक तो हो ही गया है और इतनी बड़ी खेती भी वो संभालने लगा है, तो अब इसकी शादी कर ही देते हैं। क्यों अनिरुद्ध, तुम इस फैसले से खुश हो ना? माँ, पिताजी, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात टाली है जो ये वाली टालूंगा। शादी का नाम सुनते ही मन में लड्डू फूट गया होगा, और बोल तो ऐसे रहा है जैसे हम पर एहसान कर रहा है। मनोहर उसी दिन से अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश करने लगा और कुछ ही दिनों बाद पंडित जी लड़की की तस्वीर लेकर उनके घर पहुंच ही गए। भाई साहब, इस लड़की का नाम राधिका है। इसका परिवार बनारस में रहता है। बहुत ही सरल और संस्कारी परिवार है। आप एक बार चल के लड़की वालों से मिल लीजिए। अगले ही दिन मनोहर अपने बेटे और बीवी को लेकर राधिका के घर पहुंचा और दोनों की शादी तय हो गई। कुछ ही महीनों बाद अनिरुद्ध और राधिका की शादी हो गई। सुहागरात वाले दिन इस गांव में तो बनारस से भी ज्यादा शांति है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा घर इतना बड़ा है, लेकिन इस घर में बहुत कम लोग हैं, जिससे मुझसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। राधिका, तुम चिंता मत करो, हम दोनों जम के मेहनत करेंगे, और एक दिन देखना हम 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 भी हो जाएंगे। इसी तरह दोनों की जिंदगी अच्छे से कटने लगी। फिर एक रात कुछ साधु महात्मा उनके घर पहुंच गए। बेटा, हम लोग प्रयागराज से लौट रहे हैं, यात्रा पर निकले हैं। आज रात अगर आपके घर शरण मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे महात्मा हमारे घर पधारे हैं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहू, सभी के लिए खाने की व्यवस्था करो। जी पिताजी। राधिका ने सभी के लिए अकेले ही खाना बनाया। सभी साधु महात्मा खाना पीना खाकर सो गए और अगली सुबह उन सभी को आशीर्वाद देकर वहाँ से लौट गए। उनके जाने के बाद राधिका ने अकेले में अपने पति से कहा, बहुत दिनों बाद इतने सारे लोगों का खाना मैंने एक साथ बनाया, इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तब तक खेतों में होकर आता हूँ। राधिका अपने कमरे में आराम करने लगी और अनिरुद्ध खेतों में चला गया। धीरे धीरे शाम हो गई और शाम को अनिरुद्ध के कुछ रिश्तेदार उनकी हवेली टपक पड़े। राधिका, आज तुम्हें फिर से इतने सारे लोगों का खाना एक साथ बनाने का मौका मिलेगा। मेरे मामा, मामा के लड़के, बुआ, बुआ के लड़के आए हुए हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब जब इतने सारे लोग आई गए तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। आने से पहले बता नहीं सकते थे ये लोग? अरे यार, मेहमान बताकर थोड़ी ही आते। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे घर मेहमान आते हैं। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी अकेले में ही बिता देते हैं, उनके घर कोई नहीं आता। राधिका ने रिश्तेदारों के लिए फिर से अकेले ही खाना बनाया और वो बहुत थक गई, लेकिन अब हर दिन उनके घर कोई न कोई आता ही रहता था। एक दिन राधिका इस बात से बहुत परेशान हो गई। उसने गुस्से में अपनी सास से बोला, सासू माँ, जब देखो तब हमारे घर कोई न कोई आता ही रहता है। कभी रिश्तेदार, कभी कोई संत महात्मा, कभी गांव वाले ही खाना खाने आ जाते हैं, तो कभी अनजान लोग भी आ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मेरा ससुराल है या धर्मशाला। अगर खाना बनाने में तुझे तकलीफ होती है तो मुझे बता दिया कर, मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी। सासू माँ, सिर्फ 2 लोग मिलकर इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएंगे हर रोज? साल 6 महीने में एक बार मेहमान आए तो ठीक लगता है। रोज रोज मेहमान नवाजी अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा तो आप अपने घर को धर्मशाला बना लीजिए, थोड़े बहुत पैसे भी आने ही लगेंगे। बहू, मुझे लगता है तू इतने दिनों से खाना बना बना कर थक गई है, जिससे थकावट दिमाग पर चढ़ गई है। चल, मैं तेरी चंपी कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था। कुछ लोगों का ग्रुप रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी थी कि ट्रेन में जगह ही नहीं मिल रही थी। उस ग्रुप का लीडर गजोधर लाल बोला, यहाँ ट्रेन में तो चढ़ना लगभग नामुमकिन है। टिकट होते हुए भी हम लोग ट्रेन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अब हम क्या करें? पिताजी, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। ट्रेन में जगह मिलना तो मुश्किल ही है। सड़कों पर भी बहुत भीड़ है। हम सबको पैदल ही प्रस्थान करना पड़ेगा। सभी यात्रियों ने पैदल ही जाने का फैसला किया। सभी पैदल ही चल दिए। चलते चलते वो लोग हाईवे पर पहुंच गए। तभी उन्हें वही कच्ची सड़क दिखाई दी। उनमें से एक आदमी बिहारी ने बोला, गजोदर चाचा, हमका लगता है ये जो कच्ची सड़क है ये शॉर्टकट रास्ता है। हमें इसी रास्ते चलना चाहिए। हो सकता है रास्ते में कोई गांव पड़े तो वहाँ हमें कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। बिहारी लाल बिल्कुल सही कह रहा है। चलो, हम सब इस कच्ची सड़क से ही चलते हैं भैया।
सैकड़ों गांव वाले उसी कच्ची सड़क पर चलने लगे और चलते चलते मनोहर के गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद उन्हें मनोहर की हवेली दिखाई दी। गांव वालों, हमारे बच्चे भूख प्यास की वजह से बेहोश हो रहे हैं। मुझे लगता है ये हवेली गांव के सबसे अमीर इंसान की है। ये हमारी मदद जरूर करेंगे। सही कह रहे हो चाचा, अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम आगे का रास्ता तय नहीं कर पाएंगे और रात भी काफी हो चुकी है। मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। बिहारी लाल ने दरवाजा खटखटाया तो मनोहर बाहर निकला। मनोहर सैकड़ों लोगों को देखकर हैरान हो गया। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी ममता, उसका बेटा अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की पत्नी राधिका भी आ गए। अरे बाप रे, इतने सारे लोग एक साथ। मैंने तो कल ऐसे ही अपनी ससुराल को धर्मशाला बोल दिया था। देखिए, ये कोई धर्मशाला नहीं है, हमारा घर है। बहू, तुम शांत रहो, मैं बात करता हूँ इन लोगों से। आप लोग कौन हैं? हमने इस गांव में आप लोगों को पहले तो कभी देखा नहीं। कहाँ से आए हैं आप लोग? भाई साहब, हम सब लोग कुंभ मेला में स्नान करने के लिए गए थे। हमारे साथ और भी लोग थे, लेकिन भगदड़ इतनी तेज मची कि वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। हम सब की टिकट होने के बावजूद हमें ट्रेन में जगह नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी। वहाँ बहुत अफरा तफरी मच गई थी। अगर हम जबरदस्ती ट्रेन में बैठते तो कुछ लोग और अपनी जान से हाथ धो बैठते। इसीलिए हमने पैदल ही चलने का फैसला किया और चलते चलते हम आपके गाँव पहुँच गए। ये तो बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। अभी आप लोग सुरक्षित तो है ना? हाँ, जब तक बस ऊपर वाला चाहेगा हम लोग तभी तक सुरक्षित हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची कि हम पैदल एक कदम भी चल सके। 24 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया। चिंता मत कीजिए, आप लोग हमारी हवेली में ठहर सकते हैं। यहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बहू, इन सबको पानी पिलाओ और खाने पीने का भी इंतजाम करो। सासू माँ, सैकड़ों लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? हमारा घर तो सच में धर्मशाला ही बन गया। इससे पहले कि उसकी सास कुछ बोल पाती, उसे भीड़ में मौजूद सभी औरतों ने कहा, आज के जमाने में आप जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं? आप लोग इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं। इस हवेली में जितने मर्द हैं वो देवता हैं और जितनी स्त्रियां हैं वो साक्षात देवी स्वरूप हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम सभी औरतें खाना बनाने में आपकी मदद करेंगे। आपको लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं एक साथ मिलेंगी। उनकी बातों का असर राधिका पर बहुत गहरा हुआ। राधिका ने उन औरतों से कहा, हम लोग कोई भगवान नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं। आजकल लोगों के अंदर बुराइयां इतनी बढ़ गई है ना कि कोई भी इंसान हल्की सी भी अच्छाई कर देता है तो वो लोगों की नजर में भगवान बन जाता है। चलिए, आप सब लोग मेरे साथ चलिए, हम सब लोग मिलकर खाना बनाएंगे। आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनोहर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राधिका ने उन सभी औरतों के साथ मिलकर खाना बनाया। मनोहर और अनिरुद्ध ने उनके बैठने और लेटने की व्यवस्था की। थोड़ी देर बाद राधिका ने अनिरुद्ध को रसोई में बुलाया। अनिरुद्ध जी, खाना बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है राधिका। माताओं और बहनों, आप लोग भी बाहर आ जाइए, थक गई होंगी। उसके बाद मनोहर के पूरे परिवार ने मिलकर उन सभी को बड़े ही प्रेम से खाना खिलाया। सबकी थकावट भी दूर हो गई। आप सभी लोग थक गए होंगे और खाना खाने के बाद नींद भी आ रही होगी। अब रात में तो आप लोग सफर करेंगे नहीं, इसलिए आप सब लोग यहीं पर सो जाइए। हम सब भी आपके साथ यहीं सोएंगे, फिक्र मत करिए। और कुछ ही घंटों बाद सब वहीं आंगन में ही एक साथ सो गए। राधिका और अनिरुद्ध अभी तक जाग रहे थे। अनिरुद्ध जी, आज तो सच में हमारा घर धर्मशाला जैसा ही लग रहा है, लेकिन आज मुझे जरा भी थकावट नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार मुझसे अनजाने में कोई अच्छा काम हुआ है। चलो, कम से कम तुम्हें समझ तो आया। राधिका, इस संसार में लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सुषमा की जब शादी हुई थी तब वो अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। जब वो शादी करके इस घर में आई थी तब उसके परिवार में कुल 3 लोग थे, सुषमा, उसका पति और उसकी सास। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा कुछ हुआ कि सुषमा की सास का निधन हो गया। फिर 2 साल बाद उसका परिवार आगे बढ़ा और उसने 2 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। अब वो 2 से 6 हो गए। अपने सास ससुर के जिस घर में वो लोग रहते थे वो एक छोटा सा घर था। वैसे तो सास ससुर के मकान में रहना बड़े ही गर्व की बात है, लेकिन क्या हो जब बढ़ते परिवार के साथ छोटे घर में रहना मुश्किल हो जाए। उस घर में एक छोटा सा बेडरूम और छोटा सा हॉल, इसके साथ टॉयलेट, बाथरूम और एक किचन था। जब तक सुषमा के बच्चे छोटे थे तब तक तो गुजारा बड़े ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन जैसे ही सुषमा के चारों बच्चे बड़े हुए उस घर में गुजारा करना मुश्किल हो गया और अब ये घर छोटा लगने लगा था। लेकिन अपने पुश्तैनी मकान से जुड़े होने के कारण सुषमा किसी भी कीमत पर इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब उसका बड़ा बेटा जवान हो गया और उसकी अच्छी नौकरी लग गई। एक रोज, माँ, अब तो मैं भी कमाने लगा हूँ, तो क्यों ना हम एक अच्छा सा फ्लैट ले लें और वहीं चल कर रहें। क्यों ले फ्लैट? मुझे तो नहीं रहना उस घोंसले में, भला वो भी कोई घर होता है।
वो तो बस कैद खाना होता है, ना तो अपनी कोई जमीन और ना ही छत। बस पड़े रहो उस कुटिया में। मुझे तो लगता है हमारी सारी उम्र जमीन पर बिस्तर लगाने में ही बीत जाएगी। तू क्यों चिंता करती है? कुछ महीनों में तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू आराम से अपने ससुराल में पलंग पर जाकर सोना। बच्चों के लाख समझाने पर भी सुषमा नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, माँ, मुझे अपने ऑफिस में काम करने वाली सुहानी पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आप कहो तो मैं उसके घर वालों से बात करूँ। अब जब तूने लड़की पसंद कर ही ली है तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। बुला ले उनको मिलने। ये सुनकर मयंक खुश हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है, अगर मैंने सुहानी के पेरेंट्स को अपने घर पर बुलाया तो वो तो इस माचिस की डिब्बी जैसे घर को देखकर ही मना कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, कोई रेस्टोरेंट बुक कर लेता हूँ। फिर दोनों परिवार एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ सबकी रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों की सगाई का फंक्शन होता है। इसके लिए भी मयंक एक बैंक्वेट हॉल चुनता है, जहाँ उनकी सगाई पूरी होती है। बेटा, सगाई तो निपट गई, लेकिन शादी के बाद क्या होगा? आप फिक्र मत करो भैया, जब तक कोई जुगाड़ नहीं हो जाता आप और भाभी बेडरूम में सो जाना और मैं, बाबा, माँ और अनिल और सोनम बाहर हॉल में सो जाएंगे। 1 महीने बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुहानी अपने ससुराल आ जाती है। इतने छोटे घर को देखकर सुहानी कहती है, ये सब क्या है मयंक? इतना छोटा घर और उसमें इतना बड़ा परिवार। अरे 2 मेहमान नहीं आ सकते घर में, और ये सब तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे क्या कि मेरा ससुराल मुश्किल से 1 कमरे का है। देखो सुहानी, तुम इस घर पर मत जाओ। भले ही ये घर छोटा है, लेकिन मेरे घर वालों का दिल बहुत बड़ा है। अरे मैं इसके लिए ब्लेम नहीं कर रही। माना कि तुम्हारे पेरेंट्स बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम अब तुम तो इस बारे में कुछ सोचो। तुम तो ठीक ठाक कमाते हो, तो आगे की सोचो। सोचकर कोई फायदा नहीं है सुहानी। माँ इसके लिए कभी नहीं मानेगी। वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? वो मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा एडजस्ट करना सीख जाओ। उफ, अब एडजस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ा भी है तुमने? चलो ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। शादी के बाद बुआ मेहमान बनकर अभी भी घर में ही रुकी हुई थी। सुहानी कब से टॉयलेट जाना चाहती थी, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आ रहा था। वो गुस्से में मयंक को उठाते हुए कहती है, मयंक ये सब क्या है यार? मुझे कब से टॉयलेट जाना है, पूरे 20 मिनट से रोक कर बैठी हूँ। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका तुम्हें? क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? ये तो मुझे भी पता है कि वॉशरूम बाहर ही है, लेकिन वहाँ जो लंबी लाइन लगी हुई है उसका क्या करूँ? पिछले 25 मिनट से तुम्हारे पिताश्री बैठे हैं, और जैसे ही मैं जाने लगी तुम्हारी बुआ पेट पकड़कर खड़ी हो गई, और फिर नंबर लगाने जाती तब तक तुम्हारी माँ, फिर भाई और बहन आ गई। अब वो सब पेट पकड़कर खड़े हैं। अरे मेरी माँ, धीरे बोल, सब सुन लेंगे। और मेरी बात मानो तो कल से तुम सुबह जल्दी उठ जाया करो। मयंक, मैं न सच्ची, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सुहानी अपने कमरे में होती है जब सुषमा आकर उसके कमरे के बीचों बीच पर्दा लगाने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बहू, तुम्हारी बुआ सास कह रही हैं वो अभी कुछ दिन और यहीं रुकेंगी। ऊपर से वो थोड़ी बूढ़ी हैं तो उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, और तुम तो जानती ही हो कि एसी तो सिर्फ तुम्हारे बेडरूम में ही लगा है, इसलिए अब उनकी खाट यहीं तुम्हारे कमरे में लगा रही हूँ। और तुम चिंता मत करो, बीच में ये पर्दा रहेगा तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और फिर बाहर हम सब ठीक से आ भी नहीं पाते। क्या अब अपना कमरा भी शेयर करना पड़ेगा? हाँ बहू, अब तुम्हारी शादी हो गई है, मायके के ठाट बाट भूल जाओ। अब न तुम एडजस्टमेंट की आदत डाल लो, और अब बेटे की शादी हो गई है तो मेहमानों को तो बाहर नहीं निकाल सकती ना। अब बूढ़ी बुआ की खाट सुहानी के कमरे में लग जाती है। यहाँ तक तो तब भी ठीक था, लेकिन एसी की ठंडी हवा में सोने से खुद को उसके देवर ननद भी नहीं रोक पाते, और वो भी अपना गद्दा लेकर सुहानी के कमरे में डालकर सो जाते हैं। ये सब देख अब सुहानी का मुंह बनने लगता है, और भले ही उसकी सास उसकी ये पीड़ा नहीं समझ पाती, लेकिन उसकी बुआ सास को सब समझ आ रहा था। सुहानी तो किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन बुआ उसकी पीड़ा समझ जाती है, और इसके लिए वो मयंक के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। कुछ दिनों बाद मैं वापस चली जाऊंगी, इसलिए जाने से पहले मैं मनाली घूमना चाहती थी, और मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में चलें, पूरा परिवार। न जाने बढ़ती उम्र के साथ फिर ये मौका मिले या ना मिले। अब वो सब एक साथ मनाली चले जाते हैं, जहाँ घूमने के बाद वो सब थक चुके थे। फिर रात के समय वो सब होटल में पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि इतने बड़े परिवार के लिए मयंक ने सिर्फ एक ही कमरा बुक करवाया हुआ था। अरे ये तुमने क्या किया? इतने सब लोगों के लिए सिर्फ एक ही कमरा? 2 पैसे बचाने के लिए ये क्या किया तुमने? उसे ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था, और इसमें बुरा भी क्या है? सब जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे दीदी, आप ही बताओ। इतने बड़े परिवार के लिए कमरे में कैसे गुजारा होगा? यही तो मैं तुझे समझाना चाहती हूँ सुषमा। जब परिवार बड़ा हो जाए तो एक कमरे में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है।
ऊपर से अगर घर में नई बहू आ जाए, अब वो बेचारी किसी से कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी मजबूरी ना समझो। ना तो वो बेचारी ठीक से अपने बिस्तर पर आराम से बैठ सकती है, ना ही वो अपने पति के साथ चैन के पल बिता सकती। पैसों की कमी की वजह से बड़े परिवार को एक कमरे में रहना पड़े तो समझ भी आता है, लेकिन तुम तो जानबूझकर उस पुश्तैनी घर की मोहमाया में पड़ी हो। देखो सुषमा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप ठीक कहती हो। ना जाने अपने बच्चों की बात समझने में मुझे ही क्यों समय लगा। अब मैं अपने बड़े परिवार के लिए बड़ा घर लूंगी। ये हुई ना बात। चलो अब मयंक और सुहानी को अकेला उनके इस कमरे में छोड़ देते हैं और हम सब अपने अपने कमरे में चलते हैं। हाँ, मतलब और भी कमरे बुक कर रखे हैं? तो और क्या, अपनी तरह समझ रखा है क्या मुझे? भले ही गाँव से हूँ, लेकिन बच्चों की प्राइवेसी अच्छे से समझ सकती हूँ। इस तरह सुहानी और मयंक अकेले में समय बिताते हैं। फिर वापस आते ही सुषमा एक बड़ा घर ले लेती है जिसमें सबके पास एक एक कमरा होता है और अब वो सब खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं।